11वीं नेशनल जूनियर हॉकी चैंपियनशिप को किया गया स्थगित। कोरोना के मद्देनजर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सीएम ने वीडियो कॉल के जरिए जाना हालचाल। जल्द बंगाल के दौरे पर जाएंगे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव। बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार प्रसार। रांची नगर निगम की महापौर और म्यूनिसिपल के बीच विवाद जारी। महापौर आशा लकड़ानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। म्यूनिसिपल कमिश्नर की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल। कोडरमा में एक बार फिर कोरोना के संक्रमित की संख्या में इजाफा। 15 संक्रमित के मिलने के बाद मुख्य बाजार कंटेनमेंट जोन घोषित। इलाके में बाहरियों के आवागमन पर पूरी तरह से रोक। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। मधुपुर का उपचुनाव अब सियासी अखाड़ा बन चुका है और इस उपचुनाव को लेकर झारखंड के सियासी गलियारों में लगातार पारा बढ़ता चला जा रहा है। दोनों ही दलों के प्रत्याशियों की ओर से नामांकन दाखिल करने के बाद सूबे में आरोप प्रत्यारोप का दौर अब लगातार जारी है। सूबे में विपक्ष में विराजमान बीजेपी अब चुनाव जीतने के मुद्दे से परे हटकर अब सीधे सरकार पर निशाना साधने में लगी है। लेकिन पक्ष और विपक्ष के बीच आखिर मधुपुर उपचुनाव इस वक्त सुर्खियों में क्यों है और क्यों जारी है ये आरोप प्रत्यारोप का दौर, जानिए रिपोर्ट में फिर करेंगे चर्चा। मधुपुर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सूबे की पक्ष और विपक्ष सक्रिय है। दोनों प्रत्याशियों के नामांकन के बाद चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। हालांकि बीजेपी अब चुनाव जीतने के मुद्दे से हटते हुए अलग ही राग आलाप रही है। दरअसल बीजेपी के उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह द्वारा बीते दिन नामांकन के दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार से संबंधित विवादित बयान दे डाला। मीडिया से बातचीत के दौरान आगामी 10 मई को राज्य में महागठबंधन सरकार गिरने और बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री का चेहरा होने की बात कही है। हुआ ना, गुरुजी हार गए तमाड़, उसके बाद आपको पता है कि दूसरी सरकार बन गई। उसी तरह से ये जैसे ही ये मंत्री अफीजुल हारेगा तो बाबूलाल मरांडी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। ये तो उदाहरण है। बीजेपी की ओर से वर्तमान सरकार गिराने की बात पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी एक बार बीजेपी ने सरकार गिराने की अपनी मंशा से पर्दा उठाया है और अब फिर से बीजेपी ने एक बार मीडिया के पास विवादित बयान दे डाला। हालांकि विपक्ष के इस बयान से निपटना कांग्रेस बखूबी जानती है। गोड्डा सांसद के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने शगुफा छोड़ दिया है। कांग्रेस के अनुसार उपचुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद बीजेपी के आधे से ज्यादा विधायक महागठबंधन को समर्थन करेंगे। देखिए, निशिकांत दुबे जैसा फ्रॉड नेता ये झारखंड में अभी तक नहीं हुआ है। जो आदमी एक पढ़े लिखे होने की बात करता हो और फर्जी डिग्री लेकर के अपने आप को इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवी कहने की बात करता हो, इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। रहा सवाल सरकार बनाने की, तो ये दुमका में भी इसी तरह की बात करते थे। दुमका में ये इनको हार का मुंह देखना पड़ा, बेरमो में हार का मुंह देखना पड़ा। अब तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें इनको हार का मुंह देखना पड़ा है झारखंड में। चुनाव को आता देख राजनीतिक दलों का बड़बोलापन आम बात है। विपक्ष में बैठने के बावजूद बीजेपी दम भरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। अब ही तो वक्त ही बताएगा कि बीजेपी अपने दावों पर खरी उतरती है या एक बार फिर पिछले उपचुनाव की तरह इस बार भी बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से अभिनव कुमार के साथ गौरव दुबे की रिपोर्ट। तो आज के दिन हमने जिक्र किया कि मधुपुर का उपचुनाव बना सियासी अखाड़ा, क्योंकि दोनों पार्टियों के लिए अब यह प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। इसीलिए इस वक्त जब आप देखेंगे झारखंड के खेमे के अंदर, तो सबसे अधिक मधुपुर उपचुनाव को लेकर चर्चाएं हो रही होंगी। कुंदन जी आज के दिन लाइव में बैठे, वीआईपी न्यूज के एडिटर। कुंदन जी, प्रतिष्ठा का सवाल क्या वाकई में बन गया दोनों पार्टियों के लिए? कुंदन जी।
देखिए सागर, 29 दिसंबर 2019 को जब से हेमंत सोरेन सरकार आई है सत्ता में, तब से लेकर अब तक यह तीसरा उपचुनाव होगा, तीसरे विधानसभा का। बेरमो और दुमका के बाद मधुपुर, और खास करके प्रतिष्ठा का विषय इसलिए भी बन चुका है क्योंकि यहाँ पर गंगा नारायण जो आजसू के उम्मीदवार थे 2019 के चुनाव में, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी ने उन्हें अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया है। और कहीं ना कहीं आजसू और बीजेपी की यह जो कंबाइंड पॉलिसी है, इस पॉलिसी के तहत बीजेपी ने अपने इस सीट को जीतने के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है। और साथ ही साथ महागठबंधन की सरकार ने भी हफीजुल हसन अंसारी को इस सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर हाजी हुसैन अंसारी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए दम भर रखा है। अब देखना है यह होगा कि इस सीट पर जीत महागठबंधन के प्रत्याशी की होती है या एनडीए का प्रत्याशी जीत पाता है। और खास करके आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी बीजेपी सरकार पर आक्रामक रवैया अख्तियार किए हुए है, उसको लेकर बीजेपी इस सीट को कितना आगे तक ले जा पाती है, क्या बीजेपी इस सीट पर वापसी कर पाती है या हफीजुल हसन अंसारी इस सीट पर अपनी फतह कायम रखते हैं, अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हैं। और साथ ही साथ चूंकि महागठबंधन ने उन्हें मंत्री पद का शपथ भी दिला दिया है, तो जाहिर सी बात है महागठबंधन के लिए भी यह प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। और देखना अहम यह होगा कि मंत्री के तौर पर जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं वो कितनी मजबूती से इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर पाते हैं। सागर, लेकिन कुंदन जी, दुमका और बेरमो में सफलता जो बीजेपी को हाथ नहीं लगी, क्या बीजेपी यही चाहती है कि यहां पर अपनी कम से कम प्रतिष्ठा बचा ली जाए? दो मुकाबले बेशक हम उपचुनाव के हम हार चुके हैं, इसे बौखलाहट कहें या फिर ये कहें बीजेपी को कि अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए सब कुछ कर रही है? कुंदन जी, देखिए, जिस तरीके से गंगा नारायण जब अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे और उस दौरान निशिकांत दुबे ने खुले मन से इस बात की अपील की थी कि आप गंगा नारायण को विधानसभा भेजिए, मैं बाबूलाल मरांडी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाऊंगा। आप कह सकते हैं कि सांसद के तौर पर निशिकांत दुबे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से जिस तरीके से उन्होंने गंगा नारायण की उम्मीदवारी को लेकर दम भरने की कोशिश की है, और खास करके जिस तरीके से उनके नामांकन के दौरान बीजेपी के कद्दावर नेताओं को वहां देखा गया था, बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे दोनों उस इलाके में अच्छे खासे लोकप्रिय नेता के तौर पर जाने जाते हैं। बीजेपी के विधायक दल के नेता हैं बाबूलाल मरांडी, और निशिकांत दुबे गोड्डा के सांसद रह चुके हैं, काफी लंबी उनकी भी राजनीतिक करियर रहा है। तो ऐसे में बीजेपी की ने इसे एक प्रतिष्ठा का प्रश्न तो बनाया ही हुआ है, और खास करके महागठबंधन सरकार के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न इसलिए बना हुआ है कि विधानसभा चुनाव जीतने के पहले ही हफीजुल हसन अंसारी जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उन्हें मंत्री पद की शपथ दिला दी गई है। तो अब ऐसे में एक मंत्री के तौर पर जब चुनाव लड़ रहे हैं वो, तो महागठबंधन की प्रतिष्ठा जाहिर सी बात है दांव पर लगी है। और बेरमो और दुमका में भाजपा को जैसे ही हार का सामना करना पड़ा था, तो भाजपा भी अपने पूरे दम के साथ इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव में उतरी है। और अब देखना अहम यह होगा कि गंगा नारायण जिसे तुरुप का इक्का इन्होंने साबित किया है, जिसे तुरुप के इक्के के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की है, वो कितनी मजबूती से इस विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखा पाते हैं। ठीक है कुंदन जी, अमित कुमार प्रवक्ता बीजेपी के फोन लाइन पर। अमित जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद सर। हाँ अमित जी, ये प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है क्या सर? मधुपुर का उपचुनाव, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर, बयानबाजी का दौर हम देख रहे हैं इस चुनाव को लेकर, अमित जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव प्रतिष्ठा का विषय होता है, और ये भी चुनाव हमारे लिए प्रतिष्ठा का विषय है। हम आज यहाँ पे विपक्ष में हैं और सत्ताधारी दल के साथ हमारा ये लड़ाई है, और हम पूरी निष्ठा के साथ कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं के बल पर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और केवल लड़ने ही नहीं जा रहे हैं, हम ये चुनाव जीतने भी जा रहे हैं। सर, यही बेरमो और दुमका में भी बोला गया था सर। देखिए, परिस्थिति कुछ अलग होती है, और जब इस तरह की सरकार होती है तो उसके साथ चौतरफा लड़ना पड़ता है।
क्योंकि ये पूरी तरह से झूठ पर आधारित सरकार है, पूरी तरह से झूठ पे आधारित सरकार है। प्रणाम जी। हाँ जी अमित जी सुन पा रहे हैं? हाँ, बोला जाए। जी कुंदन जी भी लाइव में बैठे हैं, हमारे एडिटर वीआईपी न्यूज के। कुंदन जी, अमित जी हैं लाइन पर। अमित जी, भले ही आपने आजसू के उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराकर मधुपुर उपचुनाव में उन्हें भाजपा का प्रत्याशी घोषित करवा दिया है, लेकिन सबसे अहम बात आपको बता दें कि जो आंकड़े बताते हैं 2009 में या 2019 में हाजी हुसैन अंसारी की जो जीत हुई थी, वो दोनों जीत एक बड़े मार्जिन से हुई थी। 2019 में जहां उन्होंने 23,000 से अधिक मतों से जीत हासिल की थी, वहीं 2009 में उन्होंने लगभग 20,500 मतों से हासिल की थी। राज परिवार की दोनों जीत 2014 में और 2005 में ये लगभग 6,667 और 6,804 मतों से हुई थी। तो राज परिवार के जीत का अंतर जो था वो काफी कम था। हाजी हुसैन अंसारी ने 20,000 से अधिक मतों से दोनों बार जीत हासिल की थी। आपको लगता है कि आजसू का साथ मिलने से इस बार मामला कुछ ज्यादा आसान होगा भाजपा के लिए? स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ गठबंधन है, हमारा एक नेचुरल गठबंधन कहते हैं, वो आजसू के साथ है। और जब हम लोग एक साथ मिलकर लड़ते हैं तो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ते हैं। दूसरा विषय है कि जहां तक बात है, ये सीट का समीकरण ही कुछ ऐसा है कि जब चुनाव होता है तो उसमें वोट का मार्जिन कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। लेकिन सबसे बड़ा विषय है कि हम किस आधार पर इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और हमारे पास आप ही के न्यूज चैनल के माध्यम से और नेशनल न्यूज चैनल के माध्यम से अभी जो खबर आई थी कि यदि झारखंड, पूरे देश में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि पर डे जो झारखंड की सरकार ने घोषणा की छात्रों को आर्थिक रूप से सहायता देने की, उसकी पर डे एक मजदूर से भी कई गुना कम है। 14 रुपया पर डे के हिसाब से उनको बेरोजगारी भत्ता देने का इस सरकार ने काम किया। तो एक तरह से कहें तो युवाओं के साथ, किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ, हर वर्ग के साथ इन्होंने छलने का काम किया है। इनके घोषणा पत्र को जब पढ़िएगा तो आपको व्यापक रूप से मिलेगा कि मैं ये कर दूंगा, 12 शिक्षक के साथ ये कर दूंगा। आज होमगार्ड के जवान 2 महीना से लगातार रांची में अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका सूद लेने वाला कोई नहीं है, ना आज तक कोई मंत्री किया, ना कोई अधिकारी किया। तो इस तरह से इन्होंने पूरे झारखंड को छलने का काम किया है और ये मधुपुर चुनाव उसी का जवाब होगा उनके लिए। अब अमित जी आपकी तमाम बातों से मैं सहमत हूं। आप केवल एक चीज बताएं, आपकी तमाम बातों से मैं सहमत हूं कि जनता में नाराजगी है, बेरोजगार युवकों में नाराजगी है। नाराजगी की अगर बात करें तो राज परिवार जो 2019 में बीजेपी के प्रत्याशी थे मधुपुर चुनाव में, उनकी नाराजगी का क्या करेंगे? क्योंकि नामांकन से लेकर अब तक राज परिवार कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और माना यह जा रहा है कि राज परिवार गंगा नारायण जी को उम्मीदवार बनाने से खासे नाराज चल रहे हैं। देखिए, राज परिवार जी भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं और सबसे बड़ी बात है जो आप नाराजगी की बात कर रहे हैं, मैं इसको दूसरे रूप में लेता हूं कि वो नाराज नहीं है। आज उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के कहने पे वो ना तो नामांकन करने गए, आज वो बैठे हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आप देखिएगा आने वाले समय में वो काम भी करेंगे।
सागर देखिए, सबसे अहम बात मुद्दा क्या है मधुपुर उपचुनाव में कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि झारखंड की जनता और खास करके मधुपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता मौजूदा सरकार से नाराज है विभिन्न मुद्दों को लेकर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक शख्सियत राज परिवार जो कि 2019 में और उसके पहले 2005 में और 2014 में मधुपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वह गंगा नारायण को उम्मीदवार बनाने से खासे नाराज चल रहे हैं, जिस बात की मौन सहमति अभी अमित जी ने भी दी है। अब सवाल यह है कि राज परिवार के नाराजगी का कितना खामियाजा बीजेपी को या एनडीए गठबंधन को उठाना पड़ेगा, यह तो 4 मई को ही मालूम चल पाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि राज परिवार की नाराजगी कहीं ना कहीं बीजेपी की जान को, बीजेपी को सांसत में डाल के रखा हुआ है अभी। ठीक है अमित जी, लेकिन राज परिवार जी ने जो लिखा है कि दुनिया का उसूल है जब तक काम करते हैं तब तक तेरा नाम है वरना दूर से सलाम है, उन्होंने लिखा है फेसबुक पर राम राम जी। तो सर वो एकदम पूरी कोशिश में है कि कैसे वोट काटे आपका। नहीं, आज के समय में मैं तो राज परिवार जी को हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने पार्टी का निर्देश मानते हुए, पार्टी का आदेश मानते हुए आज वो हमारे साथ डटकर खड़े हैं। और आने वाले समय में मैं फिर से बोल रहा हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आकर प्रचार करें। चलिए शुक्रिया अमित जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। लेकिन कुंदन जी, लगातार राज परिवार जी का सोशल मीडिया पर एक्टिव होना, फेसबुक पर पोस्ट लिखना, राम राम जी दूर से तुझे सलाम है, कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत कुछ ऐसी थी, बुरा ना मानो होली है। सर ये सब किस तरफ कुंदन जी इशारा करता है? देखिए सागर, मैंने आपको बताया कि राज परिवार मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय चर्चित कार्यकर्ता रहे हैं बीजेपी के, और बीजेपी का एक कैडर है, वह कैडर पार्टी के आला कमान के इस निर्णय से खासा नाराज है। और इसका अंदेशा तब से ही दिख रहा था जब नामांकन करने बाबूलाल मरांडी, निशिकांत दुबे, तमाम कद्दावर नेता जो थे बीजेपी के, वो पहुंचे मधुपुर एसडीओ कार्यालय में। लेकिन राज परिवार या उनके समर्थक इस पूरे नामांकन प्रक्रिया से, और खास करके जो चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया, जहां पर निशिकांत दुबे ने दावे भी किए कि अगर गंगा नारायण को यहां की जनता विधानसभा भेज देती है तो मैं बाबूलाल मरांडी को इस राज्य का मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लूंगा। ऐसे में राज परिवार की अनुपस्थिति, और खास करके आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते सागर कि जिस व्यक्ति ने इस क्षेत्र का 2 बार एक विधायक के तौर पर प्रतिनिधित्व किया हो, विधानसभा में नुमाइंदगी की हो, उसका व्यक्तिगत जनसमर्थन नहीं रहा होगा। पार्टी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होती है चुनाव में, लेकिन व्यक्ति विशेष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उस व्यक्ति विशेष के समर्थक होते हैं, उस व्यक्ति विशेष का एक अपना फॉलोअर होता है। तो ऐसे में राज परिवार की नाराजगी कहीं ना कहीं यह इस बात का अंदेशा जता रही है कि बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए यह एक संकट है, और अगर चुनाव से पहले इस संकट से निजात पार्टी नहीं पा पाती है तो शायद इस चुनाव के नतीजे जो होंगे वह एनडीए के लिए या बीजेपी के फेवर में नहीं हो सकते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि हफीजुल हसन अंसारी हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हैं, तो सबसे पहले तो सिंपैथी वोट उनको चला जाएगा। दूसरी बात, 2 बार जो उन्होंने हाजी हुसैन अंसारी ने झारखंड निर्माण के बाद विधानसभा में नुमाइंदगी की है मधुपुर विधानसभा क्षेत्र की, दोनों बार उनकी जो जीत का मार्जिन रहा है वह 20,000 से ऊपर का रहा है। 2019 के चुनाव की बात कर लें तो उन्होंने लगभग 23,600 के आसपास के मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। तो यह मार्जिन विधानसभा चुनाव में काफी बड़ा होता है। आपको बता दें कि 2019 के जो नतीजे आए थे, लगभग 88,115 वोट हाजी हुसैन अंसारी को मिले थे, 65,046 वोट राज परिवार को मिले थे और 45,620 वोट
वोट गंगा नारायण को मिले थे। ऐसे में अगर एक कॉमन अंक गणितीय अगर गणना कर लें तो लगभग 1,10,000 वोट आजसू और बीजेपी के प्रत्याशियों को मिलाकर गया था। वहां हाजी हुसैन अंसारी 88,115 वोट लेकर आए थे। ठीक है और कुंदन जी, राकेश सिन्हा कांग्रेस के प्रवक्ता फोन लाइन पर। राकेश जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी धन्यवाद। राकेश जी, बीजेपी तो पूरा दम भर रही है कि इस बार तो मधुपुर का उपचुनाव हम ही जीत रहे हैं, कहीं भी दूर दूर से सत्ता पक्ष के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। सर क्या तैयारी चल रही है आप लोगों की? राकेश जी देखिए हमारी पूरी महागठबंधन एक साथ है। मधुपुर की जनता का आशीर्वाद पूर्व में भी हाजी हुसैन अंसारी जी को मिला था और इस बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी अगर ख्याली पुलाव पका रही है तो ये उनका अपना विचार हो सकता है, लेकिन मधेपुर की जनता पूरी तरह महागठबंधन के साथ है और मधेपुर की जनता पूरी तरह महागठबंधन को अपना समर्थन, प्यार और आशीर्वाद देगी। जी ठीक है कुंदन जी, राकेश जी है लाइन पर। राकेश जी, एक छोटा सा सवाल मेरा, महागठबंधन ने जेएमएम के प्रत्याशी के तौर पर हफीजुल हसन अंसारी को मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में उतारा है। चुनाव में उतारने से पहले उन्हें झारखंड सरकार में मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। कुछ नहीं लगता है जल्दीबाजी हुई थी? ये चुनाव के नतीजों के बाद अगर उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती तो शायद संकट इतना गहरा नहीं होता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। संकट आज भी गहरा नहीं है। ये वो मंत्री पद जो उनको शपथ दिलाई गई वो सब संवैधानिक जो शक्तियां हैं उसके तहत उनको मंत्री पद का वोट दिलाया गया, उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह है कि जो हाजी हुसैन अंसारी जो मधुपुर के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना उनका रहा है और उसी पैटर्न पे हफीजुल अंसारी भी, क्योंकि पॉलिटिकल उनके पिता का अपना एक विरासत था तो वो भी मधुपुर की जनता के साथ जो है पूरी तरह घुले मिले हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं भी इस चुनाव में कहीं भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत या कठिनाई नहीं आने जा रही है। महागठबंधन का प्रत्याशी भारी मतों से किया। राकेश जी, तमार विधानसभा का उपचुनाव याद होगा आपको, शिबू सोरेन वर्सेस राजा पीटर। नतीजे बहुत खतरनाक हुए थे और उसका राजनीतिक झारखंड में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आया था। कोई इसमें कहीं तो भूचाल नहीं, देखिए ये तो डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। आपको याद होगा कि लेडी आयरन के नाम से जो विश्व में विख्यात थी श्रीमती इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी और उनको हराया किसने ये भी आपको पता होगा। तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी का एक अलग ये सिस्टम है, लेकिन मधुपुर की जनता पूर्ण रूप से हाजी हुसैन अंसारी के परिवार के साथ है, अब्दुल अंसारी जी के साथ है और मधुपुर का रिजल्ट जो है ये तय कर देगा कि महागठबंधन पूरी तरह मजबूत। लेकिन क्या लग रहा है राकेश जी, अगर पलिवार जी अगर रूठे हुए हैं बीजेपी से तो फिर यहाँ पर आप लोग को थोड़ा फायदा उससे हो सकता है, लग रहा है ऐसा? राकेश जी, डेमोक्रेसी की भारतीय जनता पार्टी आज तक तो गौरव प्लेयर पर ही खेलती आ रही है, लेकिन मधुपुर की जनता इस बार उनका गौरव प्लेयर को ध्वस्त कर देगा। ठीक है कुंदन जी। राकेश जी, जिस डेमोक्रेसी की खूबसूरती की चर्चा आप कर रहे थे, मैं बस उसी मुद्दे पर था कि कहीं अगर मधुपुर में भी डेमोक्रेसी की खूबसूरती, लोकतंत्र की तस्वीर, सुंदर तस्वीर अगर निकलकर सामने आ गई तो महागठबंधन के लिए संकट तो होगा ही। नहीं देखिए सर, ये कोई अलजेब्रा नहीं है। ये जनता के बीच का संवाद और जनता का प्रेम और सरकार का जो काम है
कोरोना जैसे वैश्विक मंदी में भी जिस प्रकार महागठबंधन की सरकार ने राज्य की जनता के साथ खड़ा रहा, प्रवासी मजदूरों के साथ खड़ा रहा, तो स्वाभाविक तौर पे मधुपुर की जनता इस बार महागठबंधन के साथ है। इस प्रकार आप देखे होंगे कि विगत विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्वकर्ता रघुवर दास जी का जो अहंकार बोल रहा था, वो अहंकार ध्वस्त हुआ। तो स्वाभाविक तौर पर मधुपुर में भी भारतीय जनता पार्टी का अहंकार ध्वस्त होगा। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया राकेश जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। कुंदन जी, आखिरी कमेंट आपका लेना चाहूंगा मधुपुर उपचुनाव को लेकर। राज परिवार जब बार बार बीजेपी जिक्र कर रही है कि वो हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन उनका बार बार ये कहना कि अभी तक मैं अपनों की तलाश में था लेकिन अब मैं खुद की तलाश में हूं, इस तरह की बातें उनका कहना सोशल मीडिया पर, तो वो तो लगता है कि नाराज हैं, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि वो दूर जाए। बीजेपी को अंदाजा है पूरा कि नुकसान काफी हो सकता है। कुंदन जी, देखिए सागर, अभी तक की जो तस्वीरें हैं, नॉमिनेशन के आखिरी दिन, नामांकन के आखिरी दिन तक कुल 7 उम्मीदवारों ने, एक महागठबंधन, एक एनडीए और बाकी 5 उम्मीदवारों ने नामांकन के पर्चे दाखिल किए थे। एक व्यक्ति निर्दलीय अशोक शर्मा ने आज नामांकन वापसी के लिए अनुरोध, एक रिक्वेस्ट लेटर डाला है एसडीओ के पास। अब 3 तारीख तक नामांकन वापस लेने की तारीख है, उसके बाद इसकी स्क्रूटनी की जाएगी और तब यह देखना अहम होगा कि चुनाव मैदान में आखिर कितने उम्मीदवार बचे हुए हैं। दोनों तरफ से प्रो कॉन्स चल रहे हैं सागर। सबसे पहली बात आपको बता दें कि अगर एनडीए की तरफ से बात करें तो एनडीए इस कैलकुलेशन पर चल रहा है कि बीजेपी और आजसू के वोटर्स अगर एक साथ इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं तो उनकी जीत सुनिश्चित होगी। लेकिन जहां उनके साथ यह एक प्लस पॉइंट है, दूसरा उनके साथ नेगेटिव यह है कि राज परिवार की नाराजगी उनके लिए घातक हो सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात मान लें तो हफीजुल हसन अंसारी, जिन्हें महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया है, मधुपुर में ट्रेंड चलता है लगातार। अभी तक झारखंड निर्माण के बाद से लेकर अब तक लगातार 2 बार किसी भी व्यक्ति ने विधानसभा की नुमाइंदगी नहीं की है। तो अगर यह मान लें कि हाजी हुसैन अंसारी 2019 में चुनाव जीते थे, तो इस बार उस ट्रेंड को अगर फॉलो करती है मधुपुर की जनता तो यह सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। और अगर कहीं गलती से यह सीट एनडीए के खाते में चली जाती है तो महागठबंधन के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति होगी, जिससे उभरना महागठबंधन के लिए बहुत ही तकलीफदेह हो सकता है, क्योंकि हफीजुल हसन अंसारी मंत्री पद के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं। झारखंड सरकार में मंत्री के तौर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन के लिए भी यह प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। तीसरा विधानसभा उपचुनाव है दुमका और बेरमो के बाद, तो एनडीए के लिए भी यह प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है, जहां बाबूलाल मरांडी अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना चाहेंगे एक विधायक दल के नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद। वह जिस तरीके से अभी तक दुमका और बेरमो में उन्हें निराशा हाथ लगी है, उनकी कोशिश होगी कि मधुपुर में एनडीए जीत का परचम लहराए। लेकिन अब नतीजे जो हैं 4 मई को जब आएंगे तभी आप कह सकते हैं कि जनता किसके हक में जा रही है। सागर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी चर्चा में शामिल होने के लिए। उपचुनाव को लेकर जो सियासी पारा इस वक्त लगातार बढ़ा हुआ है, बहुत जल्द चुनाव होने वाले, उपचुनाव नतीजे भी आपके सामने होंगे, लेकिन कौन मारेगा बाजी ये बताएगा वक्त। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।